सुप्रभात बच्चों, उदार को एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका से अभिनंदन है, स्वागत है। हम बात कर रहे थे उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां, जिसमें हमने पहला पढ़ा था मूल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। उसके बाद रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। उसके बाद हमने अपीली को पढ़ा। उसके बाद अपीली के बाद अभिलेख न्यायालय को पढ़ा। ये हमने पिछले वीडियो में इनको पढ़ लिया। इनको पढ़ लिया। अभिलेख न्यायालय यानी अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय न्यायालय होंगे और उसको अवमानना के लिए दंड देने का कितनी शक्ति प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय के सारे जो निर्णय होते हैं वो रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रहते हैं। समय आने पर उन जो फैसले हैं, वो जो निर्णय हैं, वो कानून की तरह प्रभावी हो जाते हैं, उन्हें कानून की तरह प्रयोग में लिया जाता है। मूल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में हमने देखा कि वो अधिकार जिनकी सुनवाई को विवाद या मुकदमे जिनकी सुनवाई केवल और केवल कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है, उन्हें हम मूल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार कहते हैं। जिनमें हमने निर्वाचन से संबंधित देखा, दोनों विधानसभा संसद वाला, है ना। उसके बाद हमने मूल अधिकार से संबंधित देखा कंपनी, कानून, आयकर, पेटेंट, ये इस तरीके की सारी चीजें हमने देखे। रेट संबंधी रेट में हमने देखा कि 5 प्रकार के रेट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत कितने रेट जारी करता है? 5 प्रकार की। कौन-कौन सी थी वो? पहले की बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 थी परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा। ये 5 प्रकार की रीड जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रीड जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मूल अधिकार से संबंधित है, किसी व्यक्ति को क्या कर लिया गया है? बंदी बना लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के द्वारा कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा? उसे पेश करना होगा और इसे बंदी बनाया गया है। वो अपने वकील के द्वारा ये पूछ सकता है कि मुझे किस अपराध के लिए बंदी बनाया गया है। कितने समय में? 24 घंटे के अंदर उसको कहां पेश करना होगा? मजिस्ट्रेट के पास, निकटतम मजिस्ट्रेट। ठीक है। या फिर वो ये भी पूछ सकता है अपना वकील करके या स्वयं भी अपना पक्ष रख सकता है मजिस्ट्रेट के समक्ष कि मुझे किस अपराध में बंदी बनाया गया है। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थात जहां मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला रेट जारी करवाता है हाई कोर्ट। परमादेश का मतलब है कि किसी के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पद का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं किया जा रहा है, समय पे नहीं आ रहा, समय नहीं जा रहा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर देता है? परमादेश आदेश जारी कर देता है क्या कि अपना जो पद है उसका दुरुपयोग ना करें और समय का ध्यान रखते हुए ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।
प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। यानी निचली कोर्ट को या किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट ये निर्णय दे सकता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आप इस पर कोई फैसला या इस काम को नहीं कर सकते। इसे कहते हैं प्रतिषेध, मना करना। तो उसके बाद आता है उत्तर प्रेशर। उत्तर का मतलब ऊपर की और निचली कोर्ट से किसी भी मुकदमे को हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। उसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रेशर कहते हैं। निचली कोर्ट से किसी मुकदमे को अपने पास मंगाना क्या कहलाता है? उत्तर प्रेशर रिट कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा। यानी किसी व्यक्ति ने गैर संवैधानिक तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से किसी पद को धारण किया है, तो वो अधिकार परीक्षा वाली रिट जारी करके क्या कर सकता है? ये पूछ सकता है कि आपने किस नियम के तहत किस पद को धारण किया है। आपने देखा होगा कई बार फर्जी आरटीओ बन जाते हैं, कोई एसडीओ बन करके घूमता है, कोई पीटी बन करके घूमता है। इस तरीके से जब वो फोर्जरी में उतरेगा या फिर निचला कोई कर्मचारी भाई, जैसे तहसीलदार है, उसके बाद उसके बाद उसकी जगह वो कार्य कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो क्या पूछ सकते हैं? इस तरीके की ऋण जारी करके पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार की ऋण जारी करता है? 5 प्रकार की ऋण जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की ऋण जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 226 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। उसके बाद ये रेट हो गया। उसके बाद हमने अपील देखी। अपील भी हमने 3 तरीके के देखी। सिविल अपील क्षेत्र, उसके बाद सिविल के बाद हमने देखा कि फौजदारी वाले मुकदमे, और एक किससे संबंधित? पैतृक संपत्ति से, जिसमें हमने कई सारी चीजों को देखा। तो ये था अपील क्षेत्र अधिकार। और आज हम जो पढ़ेंगे ये हमने कल के वीडियो में देख लिया। अपील में क्या क्या देखा? सिविल अपील क्षेत्र अधिकार, आपराधिक अपील क्षेत्र अधिकार, संवैधानिक अपील क्षेत्र अधिकार। उसके बाद हमने अभिलेख न्यायालय भी पढ़ लिया था। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि इसके ये अवमानना के लिए दंड दे सकता है, इसकी आलोचना नहीं कर सकते निचले कोर्ट। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि हाई कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। इसके निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाते हैं और समय आने पर वो कानून की तरह प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अगला जो आता है प्रशासन संबंधी अधिकार। कौन सा आता है? प्रशासन संबंधी अधिकार। प्रशासन संबंधी अधिकार। अब देखो, प्रशासन का मतलब है कि हाई कोर्ट के द्वारा निचले कोर्टों की सारी निरीक्षण और परीक्षण जो किया जाता है वो किसका काम होता है? हाई कोर्ट का काम होता है। किसी भी मुकदमे को वो अपने पास मंगा करके उसकी बारीकी से जांच कर सकता है। निचले मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको वो निर्देश जारी कर सकता है। साथ साथ जितना भी रिपोर्ट होता है उसकी जांच यानी पर्यवेक्षक का या एक एम्पायर वाली भूमिका में नजर आता है। इस प्रशासन संबंधी अधिकार में उसके कर्मचारियों से संबंधित उसकी सेवा की जांच, ये सारे प्रशासन से संबंधित आ जाते हैं। प्रशासनिक कार्य देखता है, उनको निर्देश देता है तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। निचले कोर्टों में जो होते हैं उनके ट्रांसफर का अधिकार किसी के पास होता है। इसके बाद प्रशासन संबंधी अधिकार भी आ जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय में प्रशासन संबंधी अधिकार किस प्रकार हैं। उच्च न्यायालय अपने अतिरिक्त किसी न्यायालय के पत्रों निर्णय को मंगा सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। वही बात है प्रशासन में मैंने कहा ना, उच्च न्यायालय अधीन न्यायालय से उसके
पत्र या कागज मंगवा सकता है एवं उनकी जांच कर सकता है समझ आया आपको क्या कह रहा है? प्रशासन संबंधित पहला क्या काम करता है? अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, अधीनस्थ हाईकोर्ट के अधीनस्थ कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और सेशन कोर्ट होते हैं। ठीक है, एक तो तहसील वाले कोर्ट होते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट होते हैं। तो उनके जितने भी फैसले होते हैं उन सबको वो मंगवा करके उनकी जांच कर सकता है। क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वे ध्यान रखें कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है तथा अपने कार्यों का अगला जो होता है वो है उच्च न्यायालय को ये ध्यान रखना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्या करता है? अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से कर रहा है या नहीं, या विधि के अनुसार कर रहा है या नहीं। ठीक है, उच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय किसी भी वाद को मुकदमे को किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय को भेज सकता है। क्या कर सकता है? भेज सकता है। ठीक है भाई, ये हुए उसके प्रशासनिक संबंधी अधिकार। कौन से अधिकार? प्रशासनिक संबंधी अधिकार। अब देखो कौन कौन सा प्रशासन का कार्य करता है, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से उसके पत्र कागज मंगवा सकता है एवं उनकी जांच कर सकता है। प्रशासनिक यानी जो अधीनस्थ न्यायालय उनका प्रशासनिक यानी देख रेख का कार्य किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास होता है। उसका देख रेख का कार्य किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास होता है। उच्च न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन
संवैधानिक तरीके से, या लिख देता हूं वैसे मैंने, संवैधानिक 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 तरीके से, सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये प्रशासन का कार्य कर रहा है, देखने किसी के अंडर में होती है, उसका जो कार्य होता है क्या होता है। अगला इन्होंने लिखा है कि उच्च न्यायालय किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटा करके दूसरे न्यायालय को भेज सकता है। तो ये हुआ इनका प्रशासनिक संबंधी कार्य। कौन सा? प्रशासनिक संबंधी कार्य, प्रशासनिक संबंधी कार्य। अगला जो आता है, एक बार इसको देख लें, उसके बाद मिटा देंगे। प्रशासनिक, अगला न्यायिक पुनरावलोकन। पहले तो आप न्यायिक पुनरावलोकन को समझ लें। पुनः माने क्या होता है? दोबारा। पुनः मीन्स दोबारा, और अवलोकन मीन्स देखना। भाई हिंदी के यदि शाब्दिक अर्थ की देखें हम इसका, तो क्या होगा? पुनः माने दोबारा, अवलोकन माने देखना। न्यायिक यानी जो निर्णय दिया गया उसकी दोबारा से जांच करना क्या कहलाती है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती। ठीक है, तो यदि किसी निचली कोर्ट ने या समकालीन कोई फैसला, निचली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी दोबारा से जांच करने का अधिकार किसको होता है? हाई कोर्ट को होता है। ठीक है, हाई कोर्ट का कार्य करता है राज्य में, सुप्रीम कोर्ट का कार्य करता है पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट का है हमारा दिल्ली, हाई कोर्ट का है हमारा जोधपुर, एक खंडपीठ का है जयपुर। ये ध्यान रखने की बात है। टोटल हाईकोर्ट कितने हैं? टोटल हाईकोर्ट भारत में टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं? 24। ठीक है, तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है दिए गए फैसले की दोबारा से जांच करना। और आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय केंद्र में राज्य विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की व्याख्या वे घोषित कर सकता है। राज्य में विधानमंडल कार्यपालिका राज्य न्यायपालिका राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए राज्य एवं केंद्र में जो कानून बनाए जाते हैं क्या वे संवैधानिक है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। जांच न्याय पालिका द्वारा की जाती है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। या
किसी अधीनस्थ न्यायालय के फैसले या स्वयं के फैसले की दोबारा से जांच करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। अरे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोबारा से जांच करना, पुनः मतलब दोबारा अवलोकन मतलब देखना, दोबारा से जांच कर रहे हैं। जिस तरीके से सेंटर ने कानून बना दिए उसकी जांच की जा रही है, यदि वो संविधान के अनुसार है तो मान्य, और संविधान के अनुसार नहीं तो क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको होता है? न्यायपालिका के पास होता है। इसके पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है। यदि वो संविधान के अनुसार नहीं है निरस्त कर दिया जाएगा है तो मान्य हो जाएंगे। यही होता है। इसमें देखो यहां नॉट क्या लिख दिया है लास्ट पुस्तक में कि राज्य में विधान मंडल, राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका, विधानमंडल, कार्यपालिका, राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका एवं राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। और हम इसी को पढ़ रहे थे राज्य सरकार को। तो आज आपका ये राज्य सरकार वाला जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। इसके साथ साथ थोड़े से हम प्रश्न भी देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी? जनसंख्या के वृद्धि के बावजूद भी सदस्य संख्या कब तक? 2026 तक। कब तक रहेगी? 2026 तक। यानी 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये कह दिया गया कि कब तक रहेगी? 2026 तक यथावत रहेगी। अगला है, भारतीय संघ में किन राज्यों में 2 सदन है? कितने? 7 राज्यों में। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और क्या रहा? अरे ये देख लो, मैं छोटी सी कितनी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 7 राज्यों में 2 सदन पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? बता, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को। ध्यान रखना। अरे आपको भी ध्यान होना चाहिए। देखो 1/6 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, मनोनीत। और 5/6 निर्वाचित होते हैं। भूलना नहीं है। ठीक है। अब यदि आपसे पूछे कि स्नातक वाला जो मंडल है कितने सदस्यों को
बढ़ता है, 1/12 को बढ़ता है। स्थानीय निकायों के पूछा जाए तो आप बताओगे 1/3 सदस्य को मनोनीत निर्वाचित करता है, मतदान करता है। एमएलए की पूछा जाए तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करता है। साथ साथ जो सेकंड ग्रेड वाले मास्टर होते हैं, वरिष्ठ अध्यापक को 1/12 को बढ़ता है। कई सारी कंपटीशन में इस तरीके की यही से बनाते हैं विधान परिषद से वो। तो देखते रहिए हमारे पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।